हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इससे जो पीछे का लेक्चर था उसमें अपन ने पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में अपन ने सबसे पहले किसकी बात की थी? बॉन्ड ऑर्डर की। किसकी बात कर ली थी? बॉन्ड ऑर्डर। किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होने से बनने वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से देखा जाता है उसकी अपन ने बात कर ली थी। और एमओटी के आधार पर भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन भर के अपन डायरेक्ट क्या बता सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। तो अपनी एप्लीकेशन रेजोनेंस के आधार पर बॉन्ड ऑर्डर, अपने रेजोनेंस को काम में लेके बॉन्ड ऑर्डर सीख लिया था। आज हम बात करेंगे इसके सेकेंड एप्लीकेशन की। सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो है इसका स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। किसी मध्यवर्ती का स्थायित्व है। किसी मध्यवर्ती के स्थायित्व की अपन आज बात करेंगे। तो अपना टॉपिक आज का क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। किसी मध्यवर्ती के स्थायित्व की चर्चा कैसे की जाती है उसकी अपन बात करेंगे। तो आज अपना टॉपिक क्या होगा? एप्लीकेशन क्या होगा? सेकेंड, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। किसी मध्यवर्ती के स्थायित्व की बात करेंगे। रेजोनेंस से किसी मध्यवर्ती के स्थायित्व का कैसे पता किया जाता है उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो अपन ने एक बात पढ़ी थी रिस्पेक्टिवली, एक तो रेजोनेंस पढ़ा था, एक हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया था, एक इंडक्टिव फैक्ट पढ़ लिया था। इसमें अपन कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है? रेजोनेंस, इसकी इफेक्टिवनेस क्या होती है? ज़्यादा होती है। या मैं कहूँ ये रेजोनेंस इस हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव फैक्ट पे क्या होता है? डोमिनेंट। इसी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव फैक्ट पे क्या होता है? डोमिनेंट। ये किसका है? इसकी इफेक्टिवनेस का। अगर तीनों की मैं बात करूँ, तीनों इफेक्ट में, तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर क्या है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की अपन एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, उसमें सेकंड अपना क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। किसी मध्यवर्ती की जो स्थायित्व है वो किससे बताया जाता है? रेजोनेंस से, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है? डोमिनेंट फैक्टर है। डोमिनेंट फैक्टर क्या है? रेजोनेंस। और उसके बाद क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव फैक्ट्स में इतनी इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं देखी जाती। तो अपन रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर किसी मध्यवर्ती का स्थायित्व बता सकते हैं। तो रेजोनेंस किसी मध्यवर्ती का स्थायित्व चेक करने के लिए अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो इन मध्यवर्ती के स्थायित्व को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी। अपन उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जिसके तो टर्म्स कौन कौन सी है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या है? एक तो अपने को रिक्वायरमेंट होगी एलाइलिक, एक होती है वाइनिलिक, एक होती है बेंजाइलिक। इन टर्म्स की अपने को कुछ क्वेश्चंस में अपने को रिक्वायरमेंट होगी किसी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। तो इसकी बेसिक डिफरेंस क्या होता है तीनों में, उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले एलाइलिक की, तो एलाइलिक की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी ग्रुप जी या ग्रुप या एटम जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, वो कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो इसकी एलाइलिक की कंडीशन क्या है? कोई ग्रुप या एटम जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके साथ डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। इसकी वैलेंस इस कार्बन की मैं कंप्लीट कर रहा हूँ हाइड्रोजन के द्वारा। तो ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ये जो कार्बन है, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये क्या कहलाती है? इसकी एलाइलिक पोजीशन। तो ये क्या हो गया? कोई ग्रुप या एटम किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो वो क्या कहलाती है? एलाइलिक पोजीशन। और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एलाइलिक कंपाउंड। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं विनाइल क्या होता है? विनाइलिक क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो कोई ग्रुप या एटम जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, जिसके कारण इसकी वैलेंसी अगर मैं कंप्लीट करूँ तो 4 अगर वैलेंसी कंप्लीट कर दी हाइड्रोजन के द्वारा, यहाँ पे CH2। तो ये जो कार्बन है, ये क्या कहलाएगा? इसका विनाइलिक पोजीशन।
इसको अपन क्या बोलेंगे, विनाइलिक पोजीशन, जिसमें कोई ग्रुप या एटम जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp2। तो ये डिफरेंस हो गया एलाइलिक एंड विनाइलिक। अब बात आती है बेंजाइलिक क्या होता है। बेंजाइलिक की अगर मैं बात करूं तो कोई ग्रुप या एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या होना चाहिए, मैंने कहा कोई ग्रुप या एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ये जो कार्बन है ये किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, डायरेक्ट बेंजीन रिंग के द्वारा, बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए। इसकी वैलेंसी अगर मैं कंप्लीट करूं तो यहाँ पे क्या आएंगे, 2 हाइड्रोजन। तो ये कार्बन और इस बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक ग्रुप बोलते हैं इसको। बेंजीन CH2 क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक, जिसमें कोई ग्रुप या एटम जिस कार्बन से जुड़ा हो वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो एलाइलिक, विनाइलिक एंड बेंजाइलिक अपने वो कुछ टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी किसी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के लिए, उसकी मैंने चर्चा कर ली। अब अपन बात करते हैं किसी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ या तो क्या हो सकता है यहाँ पे रेडिकल या कार्बोकेटाइन या कार्ब एनाइन। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रेडिकल की स्टेबिलिटी रेजोनेंस से कैसे देखी जाती है। तो अपन बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, इसमें सब कैटेगरी काम में ले रहा हूं। इसमें स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। किसी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे बताई जाती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी और उसका स्थायित्व रेजोनेंस से कैसे बताया जाता है उसकी मैं बात करता हूँ। अभी ने बात की थी एक तीनों इफेक्ट्स की, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इफेक्टिवनेस किसकी ज्यादा होती है, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तो अपन ने बोला जब ये डोमिनेंट फैक्टर है दोनों तो इसके अपन चर्चा इसके द्वारा किसी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की अपन बात नहीं करेंगे। तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर अपन किसकी बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे रेडिकल्स की। तो सबसे पहले ये बोला जाता है किसी मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए रेजोनेंस क्या होता है, डोमिनेंट फैक्टर होता है। रेजोनेंस अगर डोमिनेंट फैक्टर है इसके आधार पर मैं कहूं तो अगर रेजोनेंस क्या है, डोमिनेंट फैक्टर है, तो मैं कह दूं रेजोनेंस अगर ज्यादा होगा तो किसी रेडिकल की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, रेडिकल की ज्यादा होगी। अब बात आती है अगर रेजोनेंस के बाद अगर मैं देखूं हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे इस मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो अगर इसमें कंडीशन क्या हो जाए, अगर ऐसे कंपाउंड्स अपने को दे दिए जाएं जिसमें कंपैरेटिवली रेजोनेंस क्या हो, सेम हो। कुछ ऐसे कंपाउंड मिल जाए जिसमें ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, रेडिकल हो, रेडिकल वाले ऐसे कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस क्या हो, सेम हो। अगर रेजोनेंस सेम है तो उसके बाद अपन क्या चेक करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर रेजोनेंस सेम है तो अपन क्या चेक करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर अपन बाद में क्या करेंगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन से है मेरा। अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा होंगे तो उस रिलेटिव फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कब देखना है, जब रेजोनेंस क्या हो उन कंपाउंड्स में सेम हो। अगर रेजोनेंस सेम नहीं है तो ये अपना डोमिनेंट फैक्टर नहीं होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, तब डोमिनेंट फैक्टर क्या होगा, रेजोनेंस। उस टाइम रेजोनेंस के आधार पर अपने को क्या बतानी है, किसी रेडिकल की स्टेबिलिटी बतानी है। तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, हाइपर कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस अगर सेम है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, इसको अपन कुछ एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल से इजीली क्लियर हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा रेजोनेंस बढ़ने से भी क्या होता है, किसी रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ने से क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, या अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने से भी इसकी रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है कि रेजोनेंस क्या है, इसमें डोमिनेंट फैक्टर, तो रेजोनेंस के आधार पर सबसे पहले अपने को चेक करना है। तो फर्स्ट क्या चेक करना है, रेजोनेंस, उसके बाद क्या चेक करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब मैं एग्जांपल से बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे
कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसमें अपने को क्या पूछ रहे हैं, इन फ्री रेडिकल्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी बताओ, किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, फर्स्ट अपन क्या चेक करेंगे, फर्स्ट चेक रेजोनेंस। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं तो कंपैरेटिव अपने को पता चल रहा है कि ये सभी क्या है, रेडिकल्स। इसमें अगर रेजोनेंस अगर ये देगा तो इस तरीके से देगा, एक बार ये पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पे रेडिकल आएगा, उसके बाद इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहाँ पे रेडिकल आएगा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इस तरीके से होगी। अगर इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, वन इलेक्ट्रॉन एक तरफ इधर, तो बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ पे रेडिकल आएगा, और यहाँ से अगर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो इधर रेडिकल, इधर रेडिकल। इसमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी क्या है, ये हो गई। और ये रेडिकल इसके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में, इसी तरीके से इसमें भी पॉसिबिलिटी क्या है, रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड, एक इस रेडिकल के साथ एक बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, इस रेडिकल के साथ एक बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, दो बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, और इस रेडिकल के साथ कॉन्जुगेशन में कितने हैं, 3 बॉन्ड। तो अगर मैं बात करूँ इन कंपाउंड्स में, अगर मैं बात करूं, इसको मैं फर्स्ट कंपाउंड कह रहा हूं, इसको मैं सेकंड और इसको थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर रेजोनेंस की मैं बात करूं, सबसे पहले रेजोनेंस इसका मतलब क्या है, सेम नहीं है, तो रेजोनेंस के आधार पर इसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। जिस रेडिकल में सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो थर्ड कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड की, और उसके बाद फर्स्ट की। तो रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड या उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपना करेक्ट होगा। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स की और मैं बात कर रहा हूं, जैसे कुछ और एग्जांपल्स देखने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है, रेजोनेंस। उसके बाद अपने को क्या चेक करना है, अगर रेजोनेंस सेम है तो उसके बाद क्या चेक करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन या अल्फा हाइड्रोजन। अब अपन एग्जांपल्स और देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल ले रहा हूं मैं सेकंड, जैसे ये रेडिकल्स दे दिए अपने को, क्या पूछ रहे हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, रेजोनेंस चेक करने से सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस रिंग में फेनिल ग्रुप, फेनिल का मतलब क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन यहाँ पे कितनी है संख्या में, 1। यहाँ पे बेंजीन रिंग या फेनिल ग्रुप कितने हैं, 2। यहाँ पे फेनिल ग्रुप कितने हैं, तो 3। तो यहाँ पे अगर रेजोनेंस की मैं बात करूँ, इसके साथ इस रेडिकल के साथ ये क्या देगा, कॉन्जुगेशन देगा, या इसमें रेजोनेंस पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे 2 रिंग है, 2 रिंग के कारण रेजोनेंस और बढ़ गया, और यहाँ पे 3 रिंग है, 3 रिंग होने के कारण यहाँ पे रेजोनेंस 1 बाय 1 तीनों रिंग के साथ एक बार रेजोनेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है 3 रिंग के कारण, 3 इसके साथ फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं इस रेडिकल के साथ। तो इसको मैं फर्स्ट कंपाउंड बोल दूं, इसको मैं सेकंड और इसको थर्ड। तो इस थर्ड कंपाउंड में क्या है, रेजोनेंस सबसे ज्यादा है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं क्या कह दूं, रेजोनेंस क्या है, ज्यादा है। रेजोनेंस क्या है, अनुनाद क्या है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें फेनिल ग्रुप कितने हैं, 3। तो रेजोनेंस ज्यादा होने के कारण स्टेबिलिटी उस रेडिकल की ज्यादा होगी जहाँ रेजोनेंस ज्यादा है। तो थर्ड कंपाउंड की रिलेटिव स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो ये स्टेबिलिटी का अपना ऑर्डर हो गया, जिसके आधार पर अपना रेजोनेंस के आधार पर किसी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ने अपने को डिसाइड कर दिया। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स की और मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा।
जैसे अपने को क्या पूछ ले, ये रेडिकल्स दिए गए हैं जिसमें अपने को क्या पूछ ले, रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछ ले, किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले क्या चेक करेंगे अपन, रेजोनेंस चेक करेंगे। रेजोनेंस के लिए सबसे पहले अपन इन ग्रुप्स को पहचानेंगे कौन से ग्रुप हैं। तो इसकी मैं बात करूं तो कोई ग्रुप या एटम रेडिकल कब आया होगा कि कोई ग्रुप या एटम यहाँ से रेडिकल के फॉर्म में बाहर निकल गया होगा। कोई ग्रुप या एटम इस कार्बन से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप या एटम क्या है, यहाँ से रेडिकल के फॉर्म में बाहर निकल गया होगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से कोई ग्रुप निकला होगा तो कोई ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन क्या होना चाहिए था, यहाँ पे sp। मान लिया मैंने कोई ग्रुप इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, रेडिकल के फॉर्म में, तो रेडिकल ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनाने से ये इसके साथ क्या हो गया, तो मैंने कहा कोई ग्रुप या एटम जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एलाइलिक पोजीशन है। तो ये जो अपने को रेडिकल दिया गया है इस कंपाउंड में क्या दिया गया है, रेडिकल। तो ये रेडिकल क्या है, एलाइलिक रेडिकल। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेंजीन के साथ अगर जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। अपने कुछ टर्म्स पढ़ी थी अपने वो काम आ रही है। इसी तरीके से इसमें मैं बात करूं तो ये रेडिकल इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। इसका मतलब इसमें क्या है, एक तो ये एलाइलिक है, इसके साथ अगर मैं इसमें क्या कर दूं, रेजोनेंस शो करूं तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन या एक ओड इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल। ये रेडिकल इस रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, बेंजाइलिक रेडिकल बनने की पॉसिबिलिटी भी है। तो यहाँ पे इसमें तो एलाइलिक था, इसमें सिर्फ बेंजाइलिक, इसमें एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों कंडीशन होगी रेजोनेंस से। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये रेडिकल इस रिंग के लिए क्या है, बेंजाइलिक, और ये रेडिकल इस रिंग के लिए भी क्या है, बेंजाइलिक। तो इसमें कंपैरेटिवली बात करें तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस में होगा, तो बेंजाइलिक में सबसे ज्यादा रेजोनेंस होता है कंपैरेटिवली एलाइलिक में। तो इसमें रेजोनेंस सबसे कम है, इसमें दो रिंग होने के कारण बेंजाइलिक पोजीशन आ रही है। इसका कारण यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। रेजोनेंस जहाँ पे सबसे ज्यादा होगा वहाँ पे उस कंपाउंड की इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक, और उस एलाइलिक और बेंजाइलिक में बेंजाइलिक की, क्योंकि ये साइक्लिक है और क्या है, बेंजाइलिक, इसमें जो रेजोनेंस है वो क्या होगा, इसके कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो रिलेटिव अगर बात करें स्टेबिलिटी की तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है और ये सबसे कम स्टेबल है। इस तरीके से रेडिकल में स्टेबिलिटी देखी जाती है। अब मैं और एग्जांपल्स की बात करूं, कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं अपन रेडिकल के। एग्जांपल्स में देखिएगा, जैसे ये क्या है, एलाइलिक रेडिकल। इसी तरीके से मैं बात करूं तो ये अपने को क्या दे रखे हैं, रेडिकल्स दे रखे हैं। इसमें कंपैरेटिवली पूछ ले, अगर मैं इसको फर्स्ट कंपाउंड बोल दूं, इसको मैं सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। इसमें अपने को क्या पूछ रहे हैं, रिलेटिव रेडिकल्स की क्या बताओ, रिलेटिव स्टेबिलिटी बताओ, किसकी ज़्यादा स्टेबल है और किसकी कम स्टेबल है। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, रेजोनेंस। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रेजोनेंस चेक करेंगे। इसका मतलब रेजोनेंस चेक करेंगे इसमें। तो ध्यान से देखिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस तरह के बॉन्ड इधर के शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेडिकल। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस होगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, रेजोनेंस पॉसिबिलिटी है। इस बॉन्ड में भी रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए तो इसमें भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो चारों ही कंडीशन में, चारों एलाइलिक रेडिकल्स में रेजोनेंस क्या हो रहा है, एक बॉन्ड के कारण एक डबल बॉन्ड क्या है, इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पे रेजोनेंस क्या है, प्रेजेंट है। रेजोनेंस क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस एक एक बॉन्ड, पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड के कारण कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ,
रेजोनेंस तीनों ही एलाइलिक रेडिकल में क्या है, सेम है। सेम होने का मतलब क्या है, इस रेडिकल के साथ, इन सभी रेडिकल्स के साथ एक डबल बॉन्ड क्या है, एक डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस तो है लेकिन क्या है, वो सेम है। मैंने कहा सबसे पहले रेजोनेंस चेक करते हैं। अगर रेजोनेंस सेम है, अगर रेजोनेंस सेम है तो रेजोनेंस सेम होने के बाद अपन क्या चेक करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस अगर सेम है तभी अपन क्या चेक करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की मैं कंपैरेटिवली बात करूं तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा है तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसमें अगर मैं बात करूं अल्फा हाइड्रोजन की, तो ये अपना कौन सा ग्रुप है, एलाइलिक। ये कौन सा ग्रुप है, एलाइलिक रेडिकल। एलाइलिक रेडिकल, इस एलाइलिक रेडिकल के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्रुप के पास क्या नहीं है, कोई अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 0। इसी तरीके से इस कंपाउंड में अगर मैं बात करूं तो अपना एलाइलिक रेडिकल कितना है, ये अपना एलाइलिक रेडिकल है। इसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। इसके साथ एक अल्फा कार्बन है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन पर, अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन 3। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 3। इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपना एलाइलिक ग्रुप कौन सा है, ये। इसमें अगर मैं बात करूँ तो अल्फा कार्बन पर ये अल्फा कार्बन है और ये भी इस रेडिकल के पास अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 6। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये अपना कौन सा है, एलाइलिक रेडिकल। इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा अल्फा और ये भी एलाइलिक रेडिकल। रेजोनेंस, जब इसमें रेजोनेंस होगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे रेडिकल। यहाँ पे जो रेडिकल आएगा उसके लिए क्या होगा, ये अल्फा पोजीशन होगी। तो इसमें अगर मैं बात करूँ इस रेडिकल में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 3 6 और 3 9। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 9। तो रेजोनेंस सेम होने से अपन रिलेटिव स्टेबिलिटी किससे चेक करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो फोर्थ कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट। इस तरीके से रिलेटिव रेडिकल्स में क्या देखी जाती है, स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो ये स्टेबिलिटी किसके आधार पर होगी, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, क्योंकि इसमें क्या था, रेजोनेंस सेम था। इसी तरीके से कुछ और कंपाउंड्स की अपन बात करते हैं जिसमें अपन क्या चेक करेंगे, रिलेटिव रेडिकल्स की स्टेबिलिटी रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स और लिए उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। एक तो मैंने एग्जांपल लिया, एक तो ये रेडिकल लिया और एक अपने को क्या पूछ ले, इन दोनों कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी और किसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो किसी अपने को क्या दिए गए हैं, रेडिकल्स दिए गए हैं। रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रेजोनेंस। रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें इस रिंग में इस बेंजीन रिंग के साथ अगर रेडिकल जुड़ा हो तो ये कौन सा रेडिकल है, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक रेडिकल दिया गया है। और ये अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये जो डबल बॉन्ड है इस रेडिकल के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में। तो इसमें क्या होगा, रेजोनेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे रेडिकल आने की है और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब एक तो इसमें क्या है, एलाइलिक रेडिकल। और अगर यहाँ पे अगर रेडिकल आ जाए तो ये बॉन्ड इसके साथ क्या होगा, इस रेडिकल के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, जिसके कारण इसमें भी रेजोनेंस होगा। तो इस यहाँ पे रेडिकल आने से ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे रेडिकल, इसका मतलब यहाँ पे और क्या दिख रहा है अपने को, एलाइलिक पोजीशन दिख रही है। तो यहाँ पे एलाइलिक प्लस एलाइलिक 2 पोजीशन है और यहाँ पे क्या है, सिर्फ एलाइलिक रेडिकल है। और यहाँ पे एलाइलिक 2 तरीके के रेडिकल बनने की पॉसिबिलिटी है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेजोनेंस की, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस कहाँ होगा, तो यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड है। इस रिंग में कितने बॉन्ड हैं, 3। और ये क्या है, साइक्लिक भी है।
साइक्लिक भी है और कितने बॉन्ड है 3 बॉन्ड, और यहाँ पे इस रेडिकल के साथ 3 बॉन्ड क्या है कॉन्जुगेशन में, इस रेडिकल के साथ यहाँ पे कितने बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में 2। तो पॉसिबिलिटी वहाँ ज़्यादा होती है रेजोनेंस की जहाँ पे पाई बॉन्ड्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसमें क्या है पाई इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे रेजोनेंस क्या होगा ज़्यादा होगा, यहाँ पे रेजोनेंस क्या होगा कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। क्यों होगा मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन्स की पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है तो या कॉन्जुगेशन की अगर संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे रेजोनेंस भी ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इससे सेकेंड वाले से। इस तरीके से अपन रेडिकल्स की रिस्पेक्टिवली क्या चेक करते हैं, स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेता हूँ मैं, जैसे इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया इसमें अपने को पूछ रहे हैं रेडिकल्स में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है। तो ये क्या है, ये रेडिकल इस बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है ये बेंजाइलिक रेडिकल है। और ये रेडिकल इन तीनों के साथ क्या है 1 by 1 कॉन्जुगेशन देगा, है वो रेजोनेंस देगा। इस रेडिकल के इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पे रेडिकल आएगा, एक बार एलाइलिक पोजीशन एक बार आएगी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन देखने को मिलेगी और उसके बाद एलाइलिक पोजीशन। तो 3 एलाइलिक पोजीशन देखने को मिलेगी रेजोनेंस होने से, एलाइलिक प्लस एलाइलिक 3 अपने को क्या देखने को मिलेगी, एलाइलिक पोजीशन देखने को मिलेगी। इसमें अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो एक ऐसा रेडिकल जो क्या है इन तीनों के साथ है कंपैरेटिवली क्या है कॉन्जुगेशन में और रेजोनेंस इसमें 3 बॉन्ड इसमें है 3 बॉन्ड इसमें है। अब अपन क्या करें, रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो इसी साइक्लिक कंपाउंड, ये क्या है साइक्लिक कंपाउंड और ये क्या है असाइक्लिक, ये असाइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लिक कंपाउंड। तो किसी साइक्लिक कंपाउंड जिसमें अगर साइक्लिक और असाइक्लिक की मैं बात करूं जिसमें क्या हो कॉन्जुगेशन में अगर बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स क्या हो सेम हो तो साइक्लिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है असाइक्लिक से। साइक्लिक में डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ज़्यादा होने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर रेजोनेंस की मैं बात करूँ तो रिलेटिव स्टेबिलिटी इसकी क्या बताई जाती है, ज़्यादा बताई जाती है। तो इन दोनों में अगर मैं बात करूँ तो बेंजाइलिक रेडिकल की स्टेबिलिटी इसके कंपैरेटिवली क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि साइक्लिक होने के कारण इसमें क्या बताया जाता है, रेजोनेंस ज़्यादा बताया जाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि बेंजाइलिक रेडिकल इसके कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना इसमें अपने को क्या पूछ रहे हैं कंपैरेटिवली किस रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किस रेडिकल की स्टेबिलिटी कम है। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, रेजोनेंस। तो दिए गए कंपाउंड्स या रेडिकल कौन से हैं इसकी चर्चा करते हैं। ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, इसका मतलब ये जो रेडिकल है ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक एलाइलिक टाइप रेडिकल है, एलाइलिक रेडिकल है। इसी तरीके से इसमें मैं बात करूँ ये भी क्या है, एलाइलिक रेडिकल है। और ये भी क्या है, अगर इसमें मैं बात करूं ये जो बॉन्ड एक बॉन्ड है इसके साथ कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो ये भी एक तरीके का क्या है, एलाइलिक रेडिकल है। एलाइलिक 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 तीनों ही एलाइलिक रेडिकल है। अब मैं रेजोनेंस की बात करूं तो यहाँ पे होने वाला रेजोनेंस, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे रेडिकल आएगा, एक बार यहाँ पे रेडिकल आएगा, एक बार यहाँ पे है। इसी तरीके से यहाँ पे एक बार रेडिकल आएगा और यहाँ पे भी रेडिकल एक बार इधर आएगा और एक बार इधर।
तो यहाँ पे एक बार रेडिकल इधर एक बार इधर, तो इसमें बनने वाले रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी अगर मैं बात करूँ, इस रेडिकल के साथ एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, तीनों में क्या है एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे रेजोनेंस सेम है। क्या है? रेजोनेंस सेम। रेजोनेंस जब सेम होता है तो किसी रेडिकल की स्टेबिलिटी किससे चेक की जाती है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर मैं बात करूं तो अल्फा, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ? अल्फा हाइड्रोजन। अब अपन इसमें अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ध्यान से देखिएगा, इस रेडिकल के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इस कार्बन पर कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे कितने हैं? 2। अब इसमें रेजोनेंस मैंने बताया था अल्फा हाइड्रोजन काउंट कैसे किए जाते हैं किसी कंपाउंड्स में, तो इसमें अगर रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ पे रेडिकल आएगा, यहाँ पे रेडिकल आएगा, तो इसके जस्ट पास वाला कार्बन ये अल्फा होगा। इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 2। तो फर्स्ट कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4। इसी तरीके से इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ, इस रेडिकल के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा, जब रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेडिकल, तो रेडिकल के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा, रेडिकल के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई? 2 + 2 + 3 कितने हो गए? 7। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 7। थर्ड कंपाउंड में अगर मैं बात करूं तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, जैसे इस रेडिकल के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा, इस रेडिकल के जस्ट पास वाला अल्फा, जब रेजोनेंस होगा तो ये रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2 प्लस यहाँ पे कितने? 3 प्लस यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1, तो कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन? 6। अब अगर मैंने बात की जब रेजोनेंस सेम हो तो अल्फा हाइड्रोजन के आधार पर अपन किसी रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो सेकंड कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद मैं बात करूं तो थर्ड कंपाउंड की, और उसके बाद फर्स्ट कंपाउंड की। इस तरीके से रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक की जाती है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर अपन ने क्या चेक करी? रेडिकल्स की स्टेबिलिटी। ये तो अपनी बात हो गई रेडिकल्स की स्टेबिलिटी। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है? रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन से। इसी तरीके से अपन क्या चेक करेंगे? इंटरमीडिएट में अपना जो रेडिकल है वो अपना कंप्लीट हो गया, उसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस के आधार पर अपन ने पढ़ ली। अब अपन मैं बात कर रहा हूँ सेकंड सब कैटेगरी की, उसमें अपन क्या पढ़ेंगे? कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस के आधार पर कैसे पढ़ी जाती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे अपन रेडिकल में पढ़ा उसी तरीके से अपन किस में पढ़ेंगे? कार्बोकैटायन में। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे होगी? रेजोनेंस के आधार पर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे पढ़ी जाती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस से दी जाती है। सबसे अपने डोमिनेंट फैक्टर सबसे पहले क्या चेक करना है? रेजोनेंस। उसके बाद अपने को क्या चेक करना है? हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर रेजोनेंस सेम है तो अपने को क्या चेक करना है? हाइपर कॉन्जुगेशन मींस अल्फा हाइड्रोजन। तो रेजोनेंस से इसकी स्टेबिलिटी कैसे होगी? ऐसे बोला जाता है किसी कार्बोधनायन का स्थायित्व है, किसी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस बढ़ने से बढ़ती है, अनुनाद बढ़ने से बढ़ती है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जब रेजोनेंस सेम हो जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ने से किसी कार्बोधनायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। ये बिल्कुल रेडिकल के समान है। इसमें अगर मैं बात करूं सबसे पहले अपनी क्या बात होगी? रेजोनेंस बढ़ने से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है उसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। सबसे पहले अपन लेते हैं एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे ये अपने को क्या दिए? 3 कार्बोकैटायन दे दिए। इसमें रिस्पेक्टिवली अपने को क्या पूछ ले? रिलेटिव स्टेबिलिटी बताओ किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो इसमें अगर मैं बात करूं रेजोनेंस की, तो यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगा? इस पाई बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। और यहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी क्या है? ये। और यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड क्या है इसके साथ है? कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी जहाँ पे ज्यादा होती है उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या होती है? ज्यादा। इस कंपाउंड को फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो रेजोनेंस जहाँ पे ज्यादा होगा उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो थर्ड कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपेरेटिवली फर्स्ट एंड सेकंड।
तो इस तरीके से किसी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस के आधार पर बताई जाती है। अब अपन कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जांपल्स और देखते हूँ। जैसे ये अपने को क्या दिए गए 3 कार्बोकेटाइन, अपने को क्या पूछ ले, रेजोनेंस के आधार पर इसकी स्टेबिलिटी बताओ, इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस चेक करेंगे तो ये क्या है, एलाइली कार्बोकेटाइन। ये क्या है, एलाइली कार्बोकेटाइन। ये भी क्या है, एलाइली कार्बोकेटाइन। एलाइली क्या होता है मैंने बता दिया। ये भी क्या है, एलाइली कार्बोकेटाइन। तो अब अपन बात करते हैं इसमें रेजोनेंस की। रेजोनेंस होने वाला रेजोनेंस इस पॉजिटिव चार्ज के साथ एक डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन में है तो रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी। यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, इसका मतलब यहाँ पे भी रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है। तो जब इस एक एक बॉन्ड इसके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में, तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड के कारण है। एक ही डबल बॉन्ड तीनों में कॉमन है, तो कॉन्जुगेशन रेजोनेंस भी क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। इन तीनों कंपाउंड्स में रेजोनेंस क्या है, सेम। रेजोनेंस क्या है, सेम। मैंने कहा जब रेजोनेंस सबसे पहले अपना का डोमिनेंट फैक्टर होता है, अगर रेजोनेंस सेम है उसके बाद अपन क्या चेक करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते हैं। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ, जब हाइपर कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या किसी कंपाउंड या कार्बोकेटाइन में अगर ज्यादा है तो उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब अपन चेक करते हैं अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कैसे चेक की जाती है, देखिएगा मैं बात कर रहा हूँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या में बात करूं, इस कार्बोकेटाइन की अपन बात करें स्टेबिलिटी की, तो इस कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर जुड़े अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ पे बनने वाले अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 3। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3। इसी तरीके से इस कंपाउंड में अगर मैं बात करूं तो रेजोनेंस, अगर मैं बात इस कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा, ये अल्फा, इसके जस्ट पास वाला अल्फा हो गया। जब इसमें रेजोनेंस होगा तो किसी भी तरीके का कोई अल्फा कार्बन नहीं होगा। यहाँ पे अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो इसके जस्ट पास वाला कार्बन कोई अल्फा कार्बन नहीं है। तो अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 6। इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ध्यान से देखिएगा, ये अल्फा कार्बन, इस पॉजिटिव की अल्फा कार्बन, जब इसमें रेजोनेंस होगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसके जस्ट पास वाला कार्बन भी क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। मैं अपने बात की थी किसी रेजोनेंस किसी कंपाउंड में हो रहा हो तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट किए जाते हैं, तो यहाँ पे रेजोनेंस करके भी अपने इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 के बजाय कितनी होती है, 9। ये ध्यान से देखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है। तो जिस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा है उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो थर्ड कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकेंड की, और उसके बाद फर्स्ट। तो रेजोनेंस समान होने से, रेजोनेंस सेम होने से अपन ने किसके द्वारा स्टेबिलिटी को चेक किया, अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की अपन बात कर ली। अब अपन कुछ और एग्जांपल्स और देखते हैं। इसी तरीके से मैं कुछ और एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं। जैसे ध्यान से देखिएगा,
ये अपने को क्या दे दे, किसी क्वेश्चन में दे दे, पूछ ले ये कार्बोकेटाइन दिए गए हैं, इस कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है और किसकी कम है। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, रेजोनेंस के आधार पर अपन इसकी स्टेबिलिटी बताने की कोशिश करेंगे। तो इसकी मैं बात करूं, ये कार्बोकेटाइन इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है कॉन्जुगेशन में, इसका मतलब क्या है, ये एक तो एलाइलिक पोजीशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन सकता है, और एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, जब रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पर, ऐसा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा, तो ये का पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ, बेंजीन से, उसको अपन कौन सी कंडीशन बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे एक तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है, एक बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है। इसी तरीके से इसमें मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर रेजोनेंस होगा तो ऐसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है ऐसे रेजोनेंस होने की, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड इसके पॉजिटिव के चार्ज के साथ क्या है कॉन्जुगेशन में, तो इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन हो गई, एलाइलिक पोजीशन या एलाइलिक कार्बोकेटाइन। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये रेडिकल डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बोकेटाइन जिस कार्बन पर है वो कार्बन क्या है बेंजीनिक से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अब बात आती है इसमें भी एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक पोजीशन है, इसमें भी क्या है एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक पोजीशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी क्या है, सेम है। रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी जब सेम होती है, मैं क्या कह रहा हूँ, जब रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी सेम हो, यहाँ पे क्या है रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी सेम क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे एलाइलिक बेंजाइलिक, यहाँ पे भी एलाइलिक बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी सेम है, तो वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें अपन रेजोनेंस सेम होने से इसके बाद क्या देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, जिसमें अपन अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट करते हैं, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 0। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 0। सेकंड कंपाउंड में अगर मैं बात करूं तो इसमें ये कार्बोकेटाइन है, इसमें जब रेजोनेंस होगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कैसे काउंट की जाती है, मैंने बताया था रेजोनेंस से भी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट होती है। इसमें रेजोनेंस से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है। और एक बात और बोली जाती है, अगर कार्बोकेटाइन डायरेक्ट किसी बेंजीनिक से जुड़ा हुआ है तो वो बेंजाइलिक होती है। अगर इसमें मैं बात करूं तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जब डायरेक्ट अगर कोई इस रिंग के साथ डायरेक्ट कोई कार्बोकेटाइन अगर जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब बेंजाइलिक वाला वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अपने ये बात किससे पता चल रही है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जिस कंपाउंड में ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट और सेकेंड कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है फर्स्ट से। ये अपने किसके आधार पर देखा है, हाइड्रोजन की संख्या, क्योंकि इसमें क्या था, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी सेम थी, एलाइलिक और बेंजाइलिक बन रहे थे, इसमें भी एलाइलिक और बेंजाइलिक बन रहे थे। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर अपन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता दी। अब इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं कार्बोकेटाइंस में, ये अपने कार्बोकेटाइन इस तरीके से हो सकते हैं, इस तरीके के कार्बोकेटाइन भी हो सकते हैं। और पॉसिबिलिटी क्या है, कार्बोकेटाइन कैसे कैसे मिल सकते हैं उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले रेजोनेंस के आधार पर अपन ने पढ़ा, रेजोनेंस और हाइपरकॉन्जुगेशन के आधार पर कार्बोकेटाइन कैसे होते हैं उसकी चर्चा कर ली। अब एक होता है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। क्या होता है, मैंने क्या कहा, एक कैटेगरी आती है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन क्या होता है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। एक तो अपने जनरली अब इतने एग्जांपल्स पढ़े जिसमें कार्बोकेटाइन किस तरीके का होता है उसकी अपन चर्चा कर ली। एक होता है सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हुआ, प्रतिस्थापी कार्बोनायन, प्रतिस्थापित कार्बोनायन। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिस्थापित कार्बोनायन किसको बोला जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर ये कार्बोनायन है इसका मतलब क्या हुआ, किसी कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसके पास इस कार्बन की वैलेंसी अगर मैं कंप्लीट करूँ तो इसके पास क्या होगा, एक हाइड्रोजन और होगा।
अगर इस हाइड्रोजन के द्वारा अगर मैं इस हाइड्रोजन को निकाल दूं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन क्या होता है, प्रतिस्थापित कार्ब धनायन क्या होता है। अगर इस हाइड्रोजन की जगह मैं कोई जैसे Y जोड़ दूं, Y एटम कोई जोड़ दिया मैंने, Y क्या है यहाँ पे, हेट्रोएटम, Y क्या है, हेट्रोएटम, यहाँ पे Y क्या है, हेट्रोएटम है। तो अगर इस H की जगह इस H को निकाल के मैं यहाँ पे Y जोड़ दूं, Y का मतलब यहाँ पे क्या है, हेट्रोएटम, तो क्या बनेगा, CH2 पॉजिटिव और Y हेट्रोएटम पर क्या होता है, लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर तो होता ही है। हेट्रोएटम की मैं बात करूं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसकी मैं बात कर रहा हूँ जनरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो इस Y की जगह नाइट्रोजन भी हो सकता है और ऑक्सीजन की भी हो सकता है। तो ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर इसके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में, और यहाँ पे क्या हो सकता है, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी। ये जो लोन पेयर है इस पॉजिटिव को अगर दे दिए जाए तो इसमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो कंडीशन है इसको अपन क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन इसको बोलते हैं जब किसी कार्ब धनायन के जस्ट पास वाले ऐसा आइटम हो जिसके पास क्या हो, हेट्रोएटम हो जिसके पास लोन पेयर हो, ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसकी स्टेबिलिटी कैसे होती है, कैसे डिपेंड करेगी, उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो मैंने बताया सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन या प्रतिस्थापित कार्ब धनायन क्या होता है, इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करेंगे कि इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी रेजोनेंस के आधार पर कैसे बताई जाती है। तो ये तो बात हो गई सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन की। अब एक बात बोली जाती है कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, क्या बोला मैंने, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है। मैंने क्या कहा, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल क्या है, सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बात करूं Y की जगह कोई हेट्रोएटम है जिसके पास क्या है, लोन पेयर, ये स्पीसी किसी बेंजाइलिक क्या होती है, ये बेंजीन रिंग, इसके साथ अगर मैं CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकेटाइन इस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा रेजोनेंस से अपन किसकी बात करेंगे, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी की। तो इस कार्बोकेटाइन के पास कॉन्जुगेशन में 3 डबल बॉन्ड है और इसके साथ क्या है, सिर्फ लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। सिर्फ लोन पेयर कॉन्जुगेशन के आधार पर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इस चीज को। ज्यादा स्टेबल क्यों है इसकी मैं बात करूंगा। तो मैंने क्या कहा, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन किसी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है। ज्यादा स्टेबल क्यों होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ये तो बात हो गई कि ज्यादा स्टेबल होता है, तो क्यों होता है इसका मैं कारण दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि बेंजाइलिक रेडिकल, मैंने क्या कहा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ये हो गया बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। इसमें अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं, रेजोनेंस की, तो देखिएगा क्या होगा, बनने वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रहा हूं। ये डबल बॉन्ड इसके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स क्या होगी, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, इस पर कैसा चार्ज पॉजिटिव, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कैसा चार्ज पॉजिटिव। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। तो बनने वाली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगी, CH2 पॉजिटिव बॉन्ड, ये बॉन्ड पहले से थे। तो इसमें रेजोनेंस की बात कर ली। एक मैं बात कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, जिसमें कार्बोकेटाइन कोई प्रोटॉन से जुड़ा हो, जिसके पास क्या हो,
लोन पेयर हो, इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। इस Y की जगह मैं क्या काम में ले सकता हूँ, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोएटम जिसके पास क्या हो, लोन पेयर। अब मैंने कहा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन किसी बेंजाइलिक कार्बोधनाइन से क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो क्यों बोला मैंने ये चीज़, इसका बेसिक जो इसका रीजन दिया जाता है वो अस्टक नियम के आधार पर दिया जाता है, क्योंकि किसी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन अगर ज़्यादा स्टेबल है किससे, बेंजाइलिक कार्बोधनाइन से, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अस्टक कंप्लीट हो रहा है। अस्टक कंप्लीट कैसे हो रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस Y की जगह मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जैसे एक एग्जाम्पल लेके मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल में इस Y की जगह मैं क्या काम में ले रहा हूँ, ऑक्सीजन जिसके पास 2 लोन पेयर हैं, एक वैलेंसी जैसे मैंने किसी H ग्रुप के द्वारा दे दी, इसके एक वैलेंसी किसके द्वारा दे दी, H या कोई R ग्रुप के द्वारा, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। लेकिन मेरा मकसद क्या है यहाँ पे, ट्रेटम देना जिसके पास क्या है, लोन पेयर, जस्ट पास में क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ऐसे बोला जाता है, इस ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या होता है, अष्टक या ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अष्टक क्या होता है, पूर्ण। अष्टक पूर्ण होने का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या होता है, इसका कंप्लीट होता है, अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण होने का मतलब मैंने बताया था, अष्टक कैसे ज्ञात किया जाता है, किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कर लो और उसमें अपने को क्या चेक करना है, ये जो क्या है, इस पर बॉन्ड के अपने कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, एक। जब इसमें रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंट स्ट्रक्चर कैसे होगी देखना, CH2। जब इसने बॉन्ड के ये जो लोन पेयर इसको दे दिए पॉजिटिव को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे H या कोई R ग्रुप कुछ भी हो सकता है। तो इस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने कहा इसका अष्टक पूर्ण होता है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 6। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 6। प्लस पर बॉन्ड मैंने कितना कहा था, एक इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो 3 बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए, पॉजिटिव चार्ज है तो अपने को 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है। तो ये कितने हो गए, 6 3 9 माइनस 1 8 इलेक्ट्रॉन, यानी मतलब क्या है, यहाँ पे अष्टक नियम का पालन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अष्टक नियम का पालन हो रहा है, इस ऑक्सीजन का अष्टक कंप्लीट है। अगर इसकी मैं बात करूँ, इस कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करूं तो किसी भी कार्बन पर देख लो, किसी भी कार्बन पर चेक कर लो, किसी भी कार्बन पर जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, किसी भी कार्बन जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, उस कार्बन की अगर मैं अष्टक नियम की बात करूं, उसमें अगर ऑक्टेट रूल की बात करूं, तो सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं ऑक्टेट रूल के लिए, उस कार्बन में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। पर बॉन्ड मैंने कहा 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो ये बॉन्ड एक ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके काउंट होंगे, और एक पॉजिटिव है तो इसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो इसमें कितने हो गए टोटल, 7 1 8, 6 1 7, 7 माइनस 1 कितने हो गए, 6, 7 माइनस 1 6, कितने हो गए यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अष्टक नियम यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी कितने आएंगे, 6, यहाँ पर भी कितने आएंगे, 6। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, इसीलिए इसी वजह से अष्टक कंप्लीट नहीं होने से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, और यहाँ पे अष्टक कंप्लीट होने से इस सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा बताई जाती है। किससे, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसका मैंने रीजन दे दिया कि क्यों इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी कम क्यों होती है, अष्टक नियम से इसकी डिसाइड होती है स्टेबिलिटी। तो ये मैंने बात कर ली कार्बोधनाइन की। अब अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं एग्जांपल से, किसी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस से अपन कैसे चेक करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे, उसकी मैं बात करने जा रहा हूं। कार्बोकेटाइन में और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेटिव स्टेबिलिटी का, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जैसे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने ये कार्बोकेटाइन ले लिया, इसी तरीके से मैंने
एक मैंने ये कार्बोकेटाइन ले लिया। अपने को क्या पूछ रहे, रिलेटिव स्टेबिलिटी बताओ किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, दिया गया कार्बोकेटाइन किस कैटेगरी का है। कैटेगरी का मतलब क्या हुआ, ये जो कार्बोकेटाइन है इसके जस्ट पास में अगर क्या होना चाहिए, हेट्रोएटम है। अपने को क्या दिख रहा है, हेट्रोएटम जिसके पास क्या है, लोन पेयर है। इसका मतलब ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। इसी तरीके से इस कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करूं, जिसके पास में हेट्रोएटम है, जिसके पास लोन पेयर है, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूटेड टाइप का कार्बोकेटाइन। इसके पास भी क्या है, हेट्रोएटम, जिसके पास क्या है, लोन पेयर। अपने को ये पहचानना होगा कि दिया गया कार्बोकेटाइन किस कैटेगरी का है, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। इसमें अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, रेजोनेंस। सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है, रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस के आधार पर अगर मैं बात करूं, इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, इस बॉन्ड के इस लोन पेयर इधर शिफ्ट होंगे, इसके लोन पेयर इधर शिफ्ट होंगे, इसके लोन पेयर इधर शिफ्ट होंगे। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है कि ये जो लोन पेयर इस पॉजिटिव के साथ कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पे भी लोन पेयर पॉजिटिव के साथ कॉन्जुगेशन में, और यहाँ पे भी ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसका मतलब क्या है, तीनों में रेजोनेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। रेजोनेंस सेम है। रेजोनेंस सेम क्यों है, क्योंकि ये कंडीशन सभी में सेम है। इसमें किसी भी तरीके का कोई कॉन्जुगेशन नहीं बढ़ रहा। इसमें सिर्फ लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच कॉन्जुगेशन है, जिसके कारण रेजोनेंस हो रहा है। जब रेजोनेंस सेम हो तो अपन स्टेबिलिटी किससे चेक करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कैसे चेक की जाती है उसको देखिएगा ध्यान से। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या इस कंपाउंड में अपन ज्ञात करें तो कैसे करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या देखिएगा। इस कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाला कार्बन क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन। इधर कोई कार्बन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इधर की अगर मैं बात करूँ, अगर रेजोनेंस होने से इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसको अल्फा कार्बन रेजोनेंस से मैं कह रहा हूँ, अगर इसमें मैं रेजोनेंस दे दूँ तो रेजोनेंस से क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, गलती मत कर देना, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट मत कर देना। यहाँ पे जब रेजोनेंस से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे अगर क्या है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे मत कर देना कि इस पॉजिटिव चार्ज के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, क्योंकि हेट्रोएटम पर है, हेट्रोएटम जुड़ा हुआ। अगर यहाँ पे कार्बन होता तब तो अपन क्या करते, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते। इस हेट्रोएटम की वजह से ये कार्बन अल्फा नहीं होगा। तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, फर्स्ट कंपाउंड में 0। फर्स्ट कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 0। इसी तरीके से इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ, इसमें जस्ट पॉजिटिव चार्ज के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा, जब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, क्या बनेगा, देखना ध्यान से। यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीजन, और इस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के जस्ट पास वाला कार्बन क्या नहीं मानना है, अल्फा नहीं मानना है, अल्फा काउंट नहीं करना। अगर यहाँ पे कार्बन होता तो अपन काउंट कर लेते। यहाँ पे हेट्रोएटम की वजह से यहाँ पे अपन काउंट नहीं करें, अल्फा हाइड्रोजन ऐसे काउंट नहीं किए जाते। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, अल्फा कार्बन 1 है, इस पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई, 3। फर्स्ट वाले में 0। इसी तरीके से इसमें रेजोनेंस में दे दूँ तो रेजोनेंस से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। अगर ये लोन पे अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे दे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको अल्फा नहीं मानना है, गलती मत कर देना, मैं बार बार कह रहा हूँ। और इसमें अगर लोन पे अपने को इसको दे दे तो इस पॉजिटिव चार्ज, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूँ तो इस पॉजिटिव चार्ज के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 3 6। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, उस सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की अगर मैं बात करूँ, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, थर्ड कंपाउंड की, उसके बाद सेकंड की, और उसके बाद फर्स्ट की। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर अपन ने किस में पढ़ा, किसी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन की रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक किया रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर। इस तरीके से कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस के आधार पर स्टेबिलिटी बताई जाती है। अब इसकी कुछ और कैटेगरीज भी हो सकती है। कार्बोकेटाइन किस तरीके के हो सकते हैं मैंने बताया। अपने सबसे पहले काम में लिया सिंपल है रेजोनेंस के आधार पर। सेकंड अपने काम में लिया कार्बोकेटाइन ऐसा जिसमें क्या हो, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन हो, कार्बोकेटाइन जिसके पास हेट्रोएटम जस्ट पास में, कॉन्जुगेशन में क्या हो, हेट्रोएटम जिसके पास लोन पेयर हो। ऐसे कार्बोकेटाइन की बात करी। कल अपन बात करेंगे कुछ और कार्बोकेटाइन में, जैसे बेंजाइलिक
कार्बोकेटाइन की रिलेटिव स्टेबिलिटी अपन रेजोनेंस से चेक करेंगे। उसके बाद अपन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी रेजोनेंस समझे उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैंने अभी तक जितना पढ़ाया उस लेक्चर में किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत आ रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जो मैं चीज़ें जितनी भी बता रहा हूँ इसको बार बार रिवाइज करिए और लिख लिख के याद करिए, तभी ये चीज़ें याद होगी, वरना याद नहीं होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट कंटेंट के लिए अगला लेक्चर देखिए। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।